Hello my dear students, so today we'll talk about chapter halogenes and halogens. लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को नेम रिएक्शंस शेयर की थी और आज मैं इस चैप्टर का एक वन शॉर्ट वीडियो दूँगी, बहुत शॉर्ट में बताऊँगी कि किस तरह से इस चैप्टर को पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट किए बिना। हम सबसे पहले बात करते हैं हैलोजेन्स एंड हैलोजेन्स की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हैलोजेन्स की, तो मैं इंट्रोडक्शन पार्ट बता दूँ। हैलोजेन्स मीन्स जब एल्काइल ग्रुप हैलोजन से जुड़ा हुआ है। और हैलोजन क्या होते हैं? हैलोजन हमारे 17 ग्रुप एलिमेंट होते हैं, मतलब इसमें हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आ जाएंगे। एंड हैलोजेन्स क्या है? जब एराइल ग्रुप हैलोजन से जुड़ा होता है हम इसे हैलोजेन्स कहते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन में जब हम बात करें तो हमारे पास आते हैं ये जो हैलोजेन्स या हैलोजेन्स हैं, दैट मीन्स ये जो हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, ये कहाँ कहाँ काम आते हैं? तो ये काम आते हैं सॉल्वेंट्स में, ये काम आते हैं मेडिसिन में, ये काम आते हैं इंसेक्टिसाइड्स में, जैसे DDT, BHC इंसेक्टिसाइड की तरह काम आते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इनका बहुत बड़ा रोल है डिसाइड करने में या हमारे एवरीडे लाइफ में इनको यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनका सबसे पहले नॉमेनक्लेचर। बच्चों हैलाइड्स कैसे बनते हैं हमें मालूम। कोई भी अल्केन आपने लिया, मान लीजिए CH4 लिया, उसमें से एक हाइड्रोजन कम किया और हैलोजन ऐड कर दिया, तो अल्काइल ग्रुप में हैलोजन डाला, वी गेट अल्काइल हैलाइड। इसी तरह से आपके पास बेंजीन रिंग है, इसमें से हाइड्रोजन आपने कम किया, क्या आपका बन गया फिनाइल रिंग, और इसमें हैलोजन ऐड कर दिया आपने, तो ये बन गया हैलोअरीन्स। तो बेसिकली हैलोअल्केन्स और हैलोअरीन्स की जब हम बात करते हैं तो हम यहाँ पे सिर्फ एल्काइल और एराइल की ही बात करते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इसको हम इस चैप्टर में ही पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉमेनक्लेचर की। सो पहला नॉमेनक्लेचर है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, कितने हैलोजन एटम्स प्रेजेंट हैं उसके बेसिस पे। सो हम यहाँ बात करेंगे, अगर एक हैलोजन एटम है तो हम उसे मोनो हैलोअल्केन कहेंगे, जिसमें सिर्फ एक ही हैलोजन प्रेजेंट है। अगर आपके पास दो हैलोजन एटम है तो उसे हम डाई हैलोअल्केन कहेंगे। डाई हैलाइड्स में क्या होता है, आपके पास दो हैलोजन एटम आते हैं, अलग अलग पोजीशन पे भी आ सकते हैं, अलग अलग कार्बन पे, और सेम कार्बन पे भी आ सकते हैं। इसी तरह से दो से ज़्यादा अगर हैलाइड ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, वी कॉल देम एज पॉलीहैलो कंपाउंड्स। सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम वी हैव मोनोहैलो, डाईहैलो एंड पॉलीहैलो। जब हम मोनोहैलो की बात करते हैं तो मोनोहैलो जो है वो आगे फर्दर कैटेगराइज होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिड स्टेट। सो जब हम हाइब्रिड स्टेट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि कार्बन से जो हैलोजन जुड़ा है हम उसी के हाइब्रिड स्टेट की बात करेंगे। सो कार्बन से जो हैलोजन जुड़ा है वो है हमारा ये वाला कार्बन। ये sp3 भी हो सकता है, ये sp2 भी हो सकता है, और ये sp भी हो सकता है। तीन कैटेगरीज हो सकती है। मोनो हैलोजन की बात हो रही है, उसके हाइब्रिड स्टेट के बेसिस पे फर्दर कैटेगराइजेशन किया sp3, sp2 एंड sp। sp3 कौन से होंगे? वो कार्बन जो खुद sp3 हैं और उन पे कोई हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, ऐसे ग्रुप को हम sp3 हाइब्रिडाइज्ड करेंगे। अब मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताती हूँ जो मैं पहले अपने वीडियो में बता चुकी हूँ कि अगर कोई कार्बन जिसपे 0 पाई बॉन्ड जुड़े हुए हैं तो वो sp3 रहेगा। इफ दैट कार्बन इज हैविंग 1 पाई बॉन्ड वी कॉल इट एज sp2, और अगर उस कार्बन में 2 पाई बॉन्ड है तो ये sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि वो sp3 है, sp2 है या sp है। sp3 में हमारे पास एल्काइल हैलाइड्स आ जाते हैं, एलाइल हैलाइड्स आ जाते हैं। एलाइल हैलाइड्स क्या होते हैं? ये हमारा डबल बॉन्ड वाला कार्बन, और इसका जो नेक्स्ट कार्बन है जिसे हम कहें डबल बॉन्ड का पड़ोसी, डबल बॉन्ड का पड़ोसी कार्बन अगर हैलोजन से जुड़ा है, ये भी हमारा sp3 है, इसे हम एलाइलिक कहते हैं। इसी तरह से अगर बेंजीन के ऊपर एक कार्बन लगा है और फिर हैलोजन जुड़ा है, ये भी sp3 है क्योंकि इसमें भी कोई पाई बॉन्ड नहीं है, तो ये भी हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। और इसको जब हम लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? ये हमारा साइड एल्काइल या एर एल्काइल ग्रुप होता है, ये भी sp3 है। बेंजीन का पड़ोसी कहलाता है बेंजाइलिक, डबल बॉन्ड का पड़ोसी एलाइलिक, बेंजीन का पड़ोसी बेंजाइलिक, ये सब sp3 में आते हैं। सो हमने sp3 में पढ़ा एल्काइल ग्रुप, एलाइल ग्रुप एंड बेंजाइलिक ग्रुप। sp2 में हम बात करें तो ऐसा कार्बन जिसमें एक पाई बॉन्ड हो और उस पर हैलोजन जुड़ा हो, तो ऐसे कंपाउंड्स हमारे कहलाते हैं विनाइलिक। ये डबल बॉन्ड वाला खुद कार्बन है इसलिए विनाइल है, डबल बॉन्ड के पड़ोसी पे जुड़ा होता तो एलाइलिक होता। सो दिस इज विनाइलिक। इसी तरह से अगर हम बेंजीन की बात करें और बेंजीन पे डायरेक्टली हैलोजन जुड़ा हुआ है तो हम इसे कहेंगे एराइलिक। बेंजीन के ऊपर जुड़ा हुआ है एराइलिक, एराइल ग्रुप, और यही हमारे हैलोएरीन्स होते हैं जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड
बहुत डिफरेंस है। ये sp3 है, ये sp2 है। sp सीधी सी बात है जिसमें 2 पाई बॉन्ड हो और हेलोजन जुड़ा हो, हमारा sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा। तो ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन है मोनो हेलो का। अब हम बात करते हैं डाई हेलो का हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा। सो डाई हेलो का हाइब्रिडाइजेशन की हम बात करें तो 3 कैटेगरीज होती हैं। एक, जब हेलोजन ग्रुप अलग अलग एडजेसेंट कार्बन पे जुड़ा हो, हम इसे कहते हैं विसिनल डाइहैलाइड। एक ऐसा कंपाउंड जिसमें एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन जुड़े हों, ये हमारे होते हैं जेमिनल डाइहैलाइड्स, जेमिनल डाइहैलाइड्स, ठीक है। और तीसरा होता है या तो टर्मिनल्स पे हो तो टर्मिनल डाइहैलाइड, या किसी और पोजीशन पे हो तो उन्हें हम अदर एक्स्ट्रा डाइहैलाइड्स कहते हैं। सो मेजर कैटेगरीज हमारी विसिनल या जेमिनल होती है। तो ये हमारी कैटेगरी हो गई, हम नॉमेनक्लेचर हो गया। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ CX बॉन्ड। सो व्हेन वी टॉक अबाउट नेचर ऑफ CX बॉन्ड, यहाँ हम कहते हैं कार्बन और हेलोजन की बात हो रही है। हेलोजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इट ट्राइज टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इसलिए इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले लेगा। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है इसलिए कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स उसको दे देगा। सो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हेलोजन की तरफ हो गई, कार्बन से हेलोजन हो रही है, एंड दस वी कॉल इट एज पोलर बॉन्ड। सो इसमें डायपोल मूवमेंट भी होता है क्योंकि इसमें पोलैरिटी है। पोलैरिटी आने के कारण इसमें डायपोल मूवमेंट होता है। और डायपोल मूवमेंट का यहाँ हमारे पास एक एक्सेप्शन है, इसको मैं लिखती हूँ। जनरली हम ऑब्जर्व करते हैं डायपोल मूवमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ E and D, चार्ज एंड डिस्टेंस। सो हमारे पास जो ऑर्डर होना चाहिए डायपोल मूवमेंट का वो होना चाहिए फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा, बिकॉज फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। बट क्योंकि डायपोल मूवमेंट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, यहाँ से ली जाती है और डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है क्लोरीन का एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, तो यहाँ एक चेंज आता है। आप इस चेंज के नोट को नोट करें, क्लोरीन पहले आ जाता है, फ्लोरीन बाद में। और बच्चों ये आपके कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसे नोट कर लें क्योंकि एक्सेप्शन आ गया और आप जानते हैं केमिस्ट्री में जहाँ एक्सेप्शन आ जाए वहाँ क्वेश्चन बन जाता है। तो इसको जल्दी से नोट कर लें और हम आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया और हमने इनके नेचर की बात करी। तो नेचर कैसा है, नेचर है पार्शियल पोलर। अब हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। सो हेलोजन को, हेलोएल्केन्स को जब हम प्रिपेयर करते हैं तो हेलोएल्केन्स को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास आते हैं कुछ ऐसे कंपाउंड्स। जैसे अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं एल्केन्स से तो कैसे बनाएंगे, तो कुछ हम मेथड्स पढ़ेंगे हेलोएल्केन्स को पहले प्रिपेयर करने के, फिर हम पढ़ेंगे हेलोअरीन्स को प्रिपेयर करने के। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हेलोएल्केन्स को प्रिपेयर करने के लिए। तो हमारे पास है RH, इसकी प्रिपरेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले हम एल्केन्स से पढ़ेंगे, फ्रॉम एल्केन्स। एल्केन्स से हम जब प्रिपरेशन पढ़ेंगे तो आप देखिए आपने लिया एल्केन RH, इसमें X2 डाला, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव होते हैं तो ये रिएक्ट नहीं करेंगे, आपस में रिएक्शन नहीं होता, ना इनमें फंक्शनल ग्रुप होता है ना इनमें मल्टीपल बॉन्ड होता है, इसलिए इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है। किसकी, एल्केन की। जैसे ही हमने हेलोजन डाला रिएक्शन नहीं होगी, इसलिए हमें यहाँ पे सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करनी पड़ती है, बिकॉज सनलाइट इस हेलोजन को डिसोसिएट कर देता है और हमारे पास यहाँ पे RH आ जाता है। बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है और HX आ जाता है। हाँ जी, यहाँ से शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो सनलाइट की प्रेजेंस में हेलोजन ने तोड़ा इसको और हमारे पास RH और HX आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं एल्कीन्स की। अगर आपके पास एल्कीन्स हैं तो आप एल्कीन्स से दो तरह के हेलोजन बना सकते हैं, एक डाइहैलाइड्स, एक मोनोहैलाइड्स। मान लीजिए आपने लिया एल्कीन को, डबल बॉन्ड ले लिया और इसमें आपने HX डाल दिया, HX ऐड कर दिया। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग मैंने डायरेक्टली अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिया है तो X यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास और ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। दूसरा, अगर आपके पास यहाँ पे इस तरह से कोई मॉलिक्यूल है, आपने इसमें Br2 डाला इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड एज सॉल्वेंट, तो दोनों Br जुड़ जाते हैं क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड है। सिंपल एडिशन रिएक्शन हो रही है बच्चों, यहाँ मल्टीपल बॉन्ड नहीं था, यहाँ फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन हो रहा था। यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड है दोनों में ही, तो एडिशन रिएक्शन है। और एल्कीन्स है तो हमें मालूम है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे Br2 ऐड किया और Br2 ऐड करने से एक Br यहाँ गया, एक Br यहाँ गया। तो एल्कीन से हमने दो मेथड्स पढ़े कि किन दो मेथड से हम एल्कीन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास, क्योंकि हमें अल्काइल हैलाइड्स चाहिए तो हम अल्कोहल से भी बना सकते हैं और ये अल्कोहल से जो रिएक्शंस होंगी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमने लिया अल्कोहल, मान लीजिए आपने ले लिया CH3CH2OH।
क्या क्या ऐड करने से हमारे पास अल्कोहल से हैलाइड बनेगा। सो बेसिकली हमें कोई हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड चाहिए। एक हम यूज़ करते हैं ल्यूकास रिएजेंट, HCl ZnCl2 की प्रेजेंस में। ये ल्यूकास रिएजेंट बहुत काम का है, ये हमारे को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के काम आता है। मैं आपको बताती हूँ किस तरह से। सबसे पहले हमने HCl डाला और हमारे पास OH हटा और Cl आ गया। अब यहाँ पे जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है वो होता है टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, क्योंकि दिस रिएक्शन इज फॉलोड बाय कार्बोकेटायन और हम जानते हैं टर्शरी कार्बोकेटायन इज हाईएस्ट स्टेबल, द मोस्ट स्टेबल अमंग ऑल दीज थ्री। सो टर्शरी जल्दी रिएक्ट करता है, सेकेंडरी देन प्राइमरी। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं ये जो बनता है ये क्लाउडीनेस या टर्बिडिटी आ जाती है। तो वी से दैट इफ इट इज टर्शरी अल्कोहल, टर्बिडिटी कम्स इमीडिएटली, जैसे ही आपने ऐड किया वैसे ही होगा। Secondary, with secondary it takes time, it takes around 3 to 5 minutes, and with primary it will not takes place at room temperature. अगर हमें प्राइमरी के साथ रिएक्शन करानी है तो आपको इसको हीट करना पड़ेगा, अदरवाइज रिएक्शन विल नॉट अकर. So this is how the rate of order, the reactivity order takes place. This is reactivity order. ठीक है, अगर हम HCl और ZnCl2 की जगह हम कुछ और ले तो ये ल्यूकास रिएजेंट आपके डिस्टिंग्विश टेस्ट में बहुत काम आता है, इसको याद रखिएगा. इसी में हम आगे चलते हैं. अगर हमने अल्कोहल लिया और आपने इसमें PCl3 डाला तो भी आपके पास यही प्रोडक्ट बनेगा. आपने PCl5 डाला यही प्रोडक्ट बनेगा. इवन आप SOCl2 भी ऐड करेंगे. अल्कोहल में ROH लिया, आपने SOCl2 भी ऐड किया, थायोनिल क्लोराइड, तो भी आपके पास RCl ही बनेगा. यहाँ फ़ायदा ये होता है कि आपके पास जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो गैशियस स्टेट में बनते हैं. सो आइसोलेशन की प्रॉब्लम नहीं होती एंड दस दिस मेथड इज़ द बेस्ट मेथड टू बी यूज्ड इंडस्ट्रियली. तो ये हमारे अल्कोहल से प्रिपेयर करने के कुछ मेथड्स होते हैं, इसको नोट कर लीजिए. और उसके बाद आगे हम चलते हैं हैलोजन एक्सचेंज. फोर्थ पॉइंट आता है हमारा हैलोजन एक्सचेंज. इसको मैं अलग कलर से इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि इसको हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी कर चुके हैं. हम जानते हैं आयोडाइड्स और फ्लोराइड्स नॉर्मली नहीं बना सकते और उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्पेसिफिक रिएक्शंस. वन इज फिंकलस्टीन, जिसको मैं वापस रिपीट नहीं कराऊंगी, पिछली नेम रिएक्शन में मैंने कर दी थी. जितनी भी नेम रिएक्शंस बीच में आएंगी विल नॉट डिस्कस. दिस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आयोडाइड एंड दिस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फ्लोराइड. ये हैलोजन एक्सचेंज है. तो ये सारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन आ जाते हैं आपके एक ही बोर्ड पे एक साथ. फटाफट से इसको नोट कर लीजिए और हम आगे चलते हैं. ठीक है, अब हम आगे चलते हैं. हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की. फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि यहाँ पे दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी. वन इज क्या ये सॉल्यूबल है पानी में, तो सॉल्युबिलिटी का क्या रूल है. सॉल्युबिलिटी का रूल है लाइक डिसॉल्व्स लाइक, मींस अगर पोलर सॉल्यूट है तो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर सॉल्यूट है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा. तो जब हम बात कर रहे हैं हेलोएल्केन और हेलोएरीन्स की तो ये नॉन पोलर है. अभी हमने पढ़ा इनका जो पोलैरिटी है बहुत वीक होता है. सो दे आर नॉन पोलर, दे आर लेस पोलर. दूसरी चीज़, अगर कोई कोवलेंट कंपाउंड है तो वो पानी में तभी सॉल्युबल हो सकता है या तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा पोलैरिटी हो जो इसमें नहीं है, या फिर उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो अगेन इट डज नॉट हैव. सो दोनों रीजन के कारण दीज हैलाइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर. वन इज नॉन पोलर और वेरी लेस पोलर एंड सेकेंड इज एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड दस इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर. सो एक प्रॉपर्टी आ गई हमारी सॉल्युबिलिटी, जिसका रीजन मैंने आपको बता दिया इनसॉल्युबल इन वाटर. दूसरी प्रॉपर्टी आती है हमारी बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट की प्रॉपर्टी को आपको देखना है, ध्यान रखना है. जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा. अगर मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा. ठीक है, अगर कोई दो आइसोमर्स हैं या मिक्स्ड ग्रुप ऑफ आइसोमर्स आपके पास प्रेजेंट है, आइसोमर्स मींस दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो मोलर मास भी तो सेम हुआ ना बच्चों. तो जब मोलर मास सेम हुआ तो क्या करें, तो फिर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जाते हैं, दैट इज ब्रांचिंग. सो जिसमें जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा. बच्चों ये चैप्टर मैं आप लोगों के लिए ही बना रही हूँ, इस चैप्टर को आप ध्यान से पढ़ें. ऑर्गेनिक में मुझे मालूम है आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम आ रही है, मेरे पास आप लोगों की रिक्वेस्ट आई थी इसलिए मैं इस चैप्टर को बना रही हूँ. सो प्लीज़ इसको एक बार ज़रूर लाइक दे दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं करिए, उन लोगों को भी हेल्प हो. थैंक यू. आगे शुरू करते हैं. सो ये दो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम लोग बात करते हैं. ठीक है, अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़. सो केमिकल प्रॉपर्टीज़ जब हम लेते हैं
तो यहाँ देखते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे SN रिएक्शन। SN रिएक्शन क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अगर आपसे पूछे कि अल्काइल हैलाइड की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या है, तो आप बोलेंगे कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया एल्कीन है तो एडिशन रिएक्शन होगा। कौन सा एडिशन? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ठीक है। एल्केन है तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा। सिमिलरली अगर आपके पास एल्काइल हैलाइड है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चों जब हम बात करते हैं मैकेनिज्म की, तो ये दो मैकेनिज्म ऐसे हैं जो कि आपके बोर्ड पे आने के पूरे चांसेस हैं। किस तरह से होता है हम बात करते हैं। तो सबसे पहले ये दो कैटेगरीज है, SN1 एंड SN2। नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर यानी इसकी मॉलिक्युलरिटी 1 है, एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायमॉलिक्यूलर यानी इसकी मॉलिक्युलरिटी 2 है। तो हम दोनों एक एक करके डिस्कस करेंगे क्योंकि मुझे इसका मैकेनिज्म बताना है। जनरल रिएक्शन क्या होती है पहले मैं आपको बता दूं। आपके पास एल्काइल हैलाइड है और आपने इसमें कोई न्यूक्लियोफाइल ऐड किया, सो एज द रिएक्शन सेज न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल इस हैलाइड को हटा देता है बिकॉज R और X का बॉन्ड वीक होता है एंड X इज गुड लिविंग ग्रुप, तो X जल्दी से टूट जाता है और न्यूक्लियोफाइल इसकी जगह ले लेता है। इस तरह से हमारे पास रिएक्शन होती है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन हो रही है ये हमारी इस तरह से हो रही है। सो RH न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट कर रहा है, RNU अलग बना और X आ गया। सो दिस इज हाउ द रिएक्शन टेक्स प्लेस, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब डिफरेंस क्या है SN1 और SN2 में? तो पहली चीज है टर्शरी हैलाइड्स के साथ होता है और ये प्राइमरी हैलाइड्स के साथ होता है जनरली, ठीक है। सो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ SN2 जो कि प्राइमरी हैलाइड्स के साथ यूज किया जाता है या जनरली प्राइमरी हैलाइड SN2 के अकॉर्डिंग के वाया रिएक्शन देते हैं। सो होता क्या है, आपके पास मान लीजिए कोई प्राइमरी हैलाइड है। प्राइमरी हैलाइड क्या होता है? एक ऐसा कार्बन जो या तो 0 कार्बन से जुड़ा हो या 1 कार्बन से जुड़ा हो, वी कॉल इट एज प्राइमरी हैलाइड। सो हम उस कार्बन की बात करेंगे जो हैलोजन से जुड़ा हुआ है, इट हैज नो अदर कार्बन एटम, तो या तो ये 0 डिग्री कहलाता है या 1 डिग्री कहलाता है। सो दिस इज 1 डिग्री हैलाइड। इस 1 डिग्री हैलाइड में जैसे ही हम न्यूक्लियोफाइल ऐड करते हैं तो न्यूक्लियोफाइल इसको अटैक करने की कोशिश करता है। अब जैसे ही अटैक करता है ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच है, ये हैलाइड हमारे पास है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से अटैक नहीं कर पाता, तो ये क्या करता है, ये अटैक करता है पीछे से, ये यहाँ से धक्का लगाता है, जैसे है ना, यहाँ से आपको यहाँ से धक्का लगाया। अब धक्का लगाया तो क्या हुआ, यहाँ पे कुछ ऐसी स्थिति आ गई कि ये गिरने वाला है, हटने वाला है और यहाँ पे नया न्यूक्लियोफाइल बनने वाला है। इस तरह से एक कंडीशन आ जाती है और इस कंडीशन को हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। आप देखिए यहाँ कार्बन की 5 वैलेंसी आ रही है जिसमें बॉन्ड इज अबाउट टू ब्रेक एंड दिस बॉन्ड इज अबाउट टू फॉर्म, सो इट हैज 5 वैलेंसीज, वी कॉल इट एज ट्रांजिशन स्टेट। ये ट्रांजिशन स्टेट आगे फर्दर इस तरह से कंबाइन होता है, ये देखिए H और NU यहाँ आ गया, X अलग हो गया। सो बेसिकली हम देखें पहले X इस साइड में था, आप देखिए मेरी तरफ था, अब X इस तरफ हो गया, मेरे से अपोजिट हो गया न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो इस तरह में हम देखते हैं कि पहले जो कॉन्फ़िगरेशन था वो दूसरा कॉन्फ़िगरेशन हो गया क्योंकि पोजीशन ही चेंज हो गई। सो जब इस तरह की कंडीशन हो जाती है तो वी कॉल दैट इन्वर्जन, यानी कॉन्फ़िगरेशन उल्टा हो गया, कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो गया, वी कॉल इट एज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो जब आप इसे देखें तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा। ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। तो SN2 की अगर हम बात करें प्राइमरी हैलाइड है, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। अब सारी चीज़ें मैं समझा देती हूँ। दोनों पार्टिकल्स इसमें रिएक्ट कर रहे हैं, इसलिए इसका ऑर्डर क्या हो गया, सेकेंड ऑर्डर। काइनेटिक्स पढ़ी हुई है ना, ये सेकेंड ऑर्डर है, तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गया। उसके बाद क्या हुआ, इसमें क्या बना, ट्रांजिशन स्टेट, यस ट्रांजिशन स्टेट बना। फिर क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल दूसरी साइड से अटैक कर रहा है, यानी कॉन्फ़िगरेशन उल्टा हो गया, वी कॉल इट एज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। सो दिस इज हाउ ये पूरी रिएक्शन हुई। अब ये एक ही सिंगल स्टेप में हो रहा है और 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, तो इसकी मॉलिक्युलरिटी भी 2 हो गई और इसलिए इसे हम SN2 कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर। सो ऑर्डर भी 2 है, मॉलिक्युलरिटी भी 2 है। इस तरह से रिएक्शन होती है SN2। अब हम बात करते हैं SN1 की। SN1 में क्या होता है, SN1 टेक्स प्लेस वाया फॉर टर्शरी हैलाइड्स। सो टर्शरी हैलाइड्स के लिए हम बात करेंगे तो आपके पास एक कार्बन है जिसमें तीन मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है या 3 और कार्बन ग्रुप प्रेजेंट है, मिथाइल हो सकते हैं, इथाइल हो सकते हैं, दैट मीन्स बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है। अब इस केस में जब आप न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराते हैं तो न्यूक्लियोफाइल बेचारा यहाँ से कोशिश करता है, ये बल्कि ग्रुप रिपेल कर देता है, यहाँ से कोशिश करता है, ये सब भी बल्कि ग्रुप रिपेल कर देते हैं, क्योंकि टेट्राहेड्रल पोजीशन है ना, सब तरफ से सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है। सो बेसिकली हुआ कि न्यूक्लियोफाइल यहाँ से भी अटैक नहीं कर पा रहा, यहाँ से भी अटैक नहीं कर पा रहा।
ये बैठ जाता, मैं क्या करूँ, तो ये इंतजार करता है कि जब तक ये एक्स हटेगा नहीं तब तक मैं अटैक नहीं कर पाऊंगा। जैसे ही एक्स हटता है, एक्स क्यों हटता है, इसकी प्रेजेंस के कारण इरिटेशन होती है, ये इसको इरिटेट करता है, एक्स हट जाता है, एक्स हटता है तो हमारे पास इस तरह से एक कार्बोकेटायन बन जाता है। ये हमारा होता है स्टेप नंबर 1। और इस स्टेप 1 में देखिए ये हमारा स्लो स्टेप होता है जिसमें न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल नहीं है, न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। ये हमारा स्लो स्टेप है, ठीक है। ओनली वन रिएक्टेंट टेक्स पार्ट एंड दस इसका ऑर्डर हो गया 1। ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, ठीक है। ये आपको मैं बताती हूँ मोर देन वन स्टेप में होता है। कैसे होता है मोर देन वन स्टेप में, देखिए यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना, इस कंपाउंड में तो कोई रीअरेंजमेंट नहीं है, लेकिन कई बार आपको ऐसा कंपाउंड मिल सकता है जिसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो, तो जहाँ रीअरेंजमेंट होगी वहाँ पे एक स्टेप और बढ़ सकता है, एक और स्टेप बढ़ सकता है। सो इट इज मोर देन वन स्टेप, हम इसे 2 स्टेप नहीं लिखते बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन एंड वेयरएवर डू वी हैव कार्बोकेटाइन इट इन्वॉल्व्स द रीअरेंजमेंट, ठीक है जी। सेकेंड स्टेप में हम आ गए, तो जैसे ही कार्बोकेटाइन बना अब ये हो गया प्लेनर, क्योंकि हमें मालूम है कार्बोकेटाइन मतलब हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, sp2 होते ही ये हो गया प्लेनर। अब जैसे ये प्लेनर हुआ न्यूक्लियोफाइल ने इस पर अटैक किया। अब न्यूक्लियोफाइल जब प्लेनर मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा तो वो इधर से भी कर सकता है, इधर से भी कर सकता है, क्योंकि वो प्लेन है, कहीं से भी अटैक कर सकता है। तो न्यूक्लियोफाइल को 2 पॉसिबिलिटीज मिल गई, ठीक है ना। 2 पॉसिबिलिटीज मिली तो 2 प्रोडक्ट भी बने। 2 प्रोडक्ट कौन से बने, आपके पास ये न्यूक्लियोफाइल जहाँ पे हेलोजन था वहीं न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाए, यानी आगे से अटैक किया ए पॉसिबिलिटी से, और अगर ये बी साइड से अटैक करता है, पीछे से अटैक करता है, इस पाथवे को लेता है, तो आपके पास, मैं थोड़ा सा यहाँ बना देती हूँ, मिटाना नहीं चाह रही ताकि आप एक बार के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो आपको दिक्कत नहीं होगी। हाँ जी, सो आपके पास देखिए न्यूक्लियोफाइल वहाँ जुड़ा जहाँ पे एक्स था, यानी कॉन्फ़िगरेशन वही का वही रहा, कोई चेंज नहीं हुआ, कॉन्फ़िगरेशन रिटेन रहा। इस कंपाउंड को हम कहते हैं रिटेंशन, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। देयर इज नो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, वी कॉल इट एज रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा केस क्या है, जहाँ एक्स था उसके अपोजिट साइड में न्यूक्लियोफाइल जुड़ा, जैसा केस हम यहाँ देख चुके हैं, यहाँ हुआ था इन्वर्जन। सो यहाँ हम देखें रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों हो रहे हैं और दोनों ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट में बनते हैं। तो जब हमारे पास रिटेंटेड प्रोडक्ट और इन्वर्टेड प्रोडक्ट इक्वल अमाउंट में आ जाता है तो हम ऐसे प्रोडक्ट को कहते हैं रेसमिक मिक्सचर। तो यहाँ पे एक तो मोर देन वन स्टेप में हो रहा है, दूसरा इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर इज फर्स्ट ऑर्डर है। क्यों, स्लो स्टेप में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है, स्लो स्टेप में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है, इसलिए ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। मॉलिक्युलरिटी अब देखें तो दोनों स्टेप्स की इंडिविजुअली निकालनी पड़ेगी, बिकॉज मॉलिक्युलरिटी की हम बात करें तो इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, और ये क्योंकि मल्टी स्टेप है इसलिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर हो गया। दूसरी चीज़ इसमें क्या बन रहा है, इसमें बन रहा है रेसमिक मिक्सचर। मेरे पास जगह नहीं है तो मुझे इसको मिटाना ही पड़ेगा, बस मैं रेसमिक मिक्सचर लिख के इसको छोड़ रही हूँ, तो इसको फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और फटाफट हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा है बहुत जल्दी से मैं पूरे चैप्टर का वीडियो दूंगी और मैं नहीं चाहती कि इसमें कोई भी पॉइंट छूटे, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रही हूँ। आप लोगों के हाथ में तो रिमोट है, आप जब चाहे इसको स्लो और फास्ट कर सकते हैं, तो आप इसको लिख लें फटाफट से। सो हमारे पास रिटेंशन हो गया और इन्वर्जन हो गया SN1 में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम बात करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन की और रिएक्शन विद मेटल्स की। सो आई होप आप लोगों ने लिख लिया है। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। दिस इज अनदर केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलाइड्स। एलिमिनेशन नाम से ही क्लियर है, कुछ एलिमिनेट हो रहा है। तो जब आपके पास कोई मॉलिक्यूल है CH3 CH2X और आपने इसमें अल्कोहलिक KOH डाला, अल्कोहलिक KOH का काम क्या होता है, ये HX को रिमूव करता है, इसमें से और कोई बॉन्ड तो रिमूव हो नहीं सकता, कार्बन कार्बन बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, नहीं टूट सकते। उसके बाद कौन सा वीक है, कार्बन हाइड्रोजन, और सबसे वीक होता है कार्बन हेलोजन, क्योंकि इसमें पोलैरिटी है। तो कार्बन हेलोजन बॉन्ड सबसे पहले टूटता है, और जब एक एटम से हेलोजन निकलेगा तो उसके एडजेसेंट एटम से दूसरा एटम निकलेगा ही निकलेगा। तो यहाँ से मान लीजिए X निकल रहा है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा एडजेसेंट कार्बन से, एंड वी गेट दिस एलिमिनेशन रिएक्शन विद डबल बॉन्ड। जब भी एलिमिनेशन होगा, दो बॉन्ड्स टूटेंगे तो एक मल्टीपल बॉन्ड बनेगा, तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो गया। आप हमेशा ध्यान रखें, अल्कोहलिक KOH जब भी ऐड करेंगे
HX निकलेगा। और यहाँ पे एलिमिनेशन के लिए हम सेट्जेफ रूल यूज़ करते हैं। सेट्जेफ रूल में क्या होता है, अगर आपके पास कुछ ऐसा कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं डबल बॉन्ड बनने की, एक ये और एक ये, और ये हमारा मेजर होता है, यानी हाइड्रोजन तो यहाँ से निकलेगा, हाइड्रोजन या तो इससे निकले या इससे निकले। अगर ए से निकलता है तो ये प्रोडक्ट बनता है, और बी से निकलता है तो ये प्रोडक्ट बनता है। सेट्जेफ रूल कहता है कि यहाँ से निकलेगा क्योंकि हाइपोकॉन्जुगेशन ज़्यादा होता है, अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं, सेकेंड कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। So this is how elimination reaction takes place. And next chemical property पे हम फटाफट से मूव करेंगे, इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Elimination is over and next property is reaction with metals. So reaction with metals में जब हम बात करेंगे, so हम देखते हैं यहाँ पे कोई हेलोजन एटम है, हैलाइड्स है, और इन हैलाइड्स को जब हम सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं तो RR बनता है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, ये हम कल पढ़ चुके हैं। वुड्स रिएक्शन मीन्स मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था। AR है तो फिटिंग रिएक्शन हो जाएगा, और R और AR है तो वुड्स फिटिंग हो जाएगा। जिन्होंने भी नेम रिएक्शन नहीं देखी है, प्लीज़ बच्चों एक बार के लिए नेम रिएक्शन को देख लो, उसको कंप्लीट कर लो, और उसके बाद यहाँ जाओगे तो मुझे लगता है ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी, क्योंकि सारी नेम रिएक्शंस मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन की हुई हैं। इसके अलावा अगर हम RX में Mg ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, जो यहाँ भी डलेगा ड्राई ईथर, तो हमारे पास बनता है RMgX, जिसे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इतना स्पेसिफिक क्यों है? हम कहते हैं इट इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, बट व्हाई इट इज सो स्पेसिफिक? द रीजन बीइंग इज ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें कार्बन पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज लेता है और मैग्नीशियम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लेता है। यही एक ऐसा कंपाउंड है। बाकी जनरली हम देखते हैं कार्बन के पास ही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, तो यहाँ हम देखते हैं कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव आया, एंड दस इट इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बच्चों डिस्टर्बेंस बहुत हो रहा है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती, आई एम सो सॉरी। आप प्लीज़ इसको देखें और जो भी साइड वॉइस है उसको इग्नोर करें प्लीज़। तो ये हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है हेलोएल्केन्स की। अब हम डायरेक्टली मूव करते हैं हेलोएल्केन्स पे, हम उसकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे और फिर आपको प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो फटाफट से इसको नोट कर लें और हम चलते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स पे। बच्चों आप लोग वीडियो देख लो, आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिल रही होगी। मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि आपकी एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मेरे बच्चे उसको देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, और मुझे आगे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों की और अच्छे हेल्प कर सकूँ। तो आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक लाइक जरूर दें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूँ। थैंक यू। आगे शुरू करते हैं प्रॉपर प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन्स, ARX। हेलोएरीन्स को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है? तो हेलोएरीन्स क्योंकि हमारे पास ये कंपाउंड है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड्स होने चाहिए। सो बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड में अगर नॉर्मली मैं बेंजीन लूँ और इसको यहाँ हेलोजन ग्रुप जोड़ दूँ तो ये रिएक्शन होती है हमारी ESR, और मैं आपको बता दूँ दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 11th में पढ़ चुके हो, थोड़ा सा बताऊंगी। जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो सारे ESR रिएक्शन देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें बेंजीन होती है और बेंजीन में रेजोनेंस हो जाता है, तो इसीलिए उसमें इलेक्ट्रॉन 3 डबल बॉन्ड भी हो जाते हैं, रेजोनेंस भी हो जाता है, तो उसमें से बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। जैसे इलेक्ट्रोफाइल की प्रेजेंस में इसको कंपाउंड को रिएक्ट कराया जाता है, इलेक्ट्रोफाइल फटाफट से इसके हाइड्रोजन को प्रोटॉन के फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करता है, निकाल देता है, एंड वी गेट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। H हटाया और उसकी जगह X आ गया। सो बेसिकली जब हेलोजन जुड़ता है हम इसे हेलोजनेशन रिएक्शन कहते हैं। और आई होप आप लोगों को सबको पता होगा इसमें रिएजेंट हम कौन सा यूज़ करते हैं। आप FeCl3 कैटलिस्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं। यू कैन यूज़ इवन एनहाइड्रस AlCl3 ऑल्सो। सो ये हमारा बेंजीन से हेलोजन कंपाउंड बन गया। इसके अलावा कल हमने सैंडवेयर रिएक्शन पढ़ी थी डाइजोनियम सॉल्ट से, ये बनाना। कॉपर सॉल्ट लेंगे तो सैंडवेयर रिएक्शन, कॉपर पाउडर लेंगे तो गैटरमैन रिएक्शन, आपको याद होगा। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे HbF4 डाल के हीट कर दें, HbF4 डाल के हीट कर दें तो हमारे पास बनता है फ्लोरोबेंजीन, एंड दिस फ्लोरोबेंजीन इज used by the name Bal-Schirmatt reaction। ये भी नेम रिएक्शन है। सो फ्लोरोबेंजीन बनता है बेंजीन डाइजोनियम से। सो डाइजोनियम सॉल्ट बहुत काम की चीज़ है जो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस के लिए काम आती है।
So these are certain methods of preparation of halides. हेलोएरीन्स, इनका एराइल हेलाइड बेंजीन पे जब हेलोजन आता है उसकी हम बात कर रहे हैं ना, तो ये वो प्रिपरेशन है। अब हम बात करते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की। सो मैंने आपको बताया जो एराइल हेलाइड्स हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से बेटर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हमारे पास बेंजीन रिंग आ जाती है और जहाँ एरोमेटिक कंपाउंड्स आएंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत जल्दी होगी। सो जब हम बात करते हैं कि क्या ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा ARX, तो आंसर इज यस देगा, बट अंडर वेरी ड्रास्टिक कंडीशंस। इजीली नहीं देगा, बहुत ड्रास्टिक कंडीशंस में ही ये रिएक्शन देगा। तो आपके पास एराइल हेलाइड है, आपने उसमें ड्रास्टिक कंडीशंस यूज की, तभी आप उसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करते हैं? सबसे पहली बात, आपने इसमें कोई न्यूक्लियोफाइल ऐड किया। ये जो न्यूक्लियोफाइल ऐड किया, ये न्यूक्लियोफाइल इस X को हटाएगा और खुद उसकी जगह ले लेगा और X माइनस अलग हो जाएगा। मैंने आपको बताया X जो है गुड लिविंग ग्रुप होता है, बट वो गुड लिविंग ग्रुप होता है एल्काइल हेलाइड में। एराइल हेलाइड में एक प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम क्या है? रेजोनेंस के कारण यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, जिसके कारण से इस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है। सो कुछ ऐसे रीजन है। क्वेश्चन आता है आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इससे शो करनी है, क्यों नहीं होती? सो पहली बात, होती है यानी यस होती है, बट अंडर ड्रास्टिक कंडीशन। सो इजीली क्यों नहीं होती है? सो फर्स्ट रीजन इज ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस के कारण क्या हो रहा है? रेजोनेंस ये जो है ये मॉलिक्यूल को स्टेबल बनाता है। रेजोनेंस के कारण क्या हो रहा है? रेजोनेंस के कारण ये बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया, जो कि बहुत स्ट्रांग है। पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर किसका? C और X का। एक सिंगल बॉन्ड तोड़ना तो मुश्किल हो रहा है, दो बॉन्ड और आ गए, मतलब डबल बॉन्ड आ गए, तो अब तोड़ना तो और मुश्किल हो गया। सो रिएक्शन और थोड़ी सी मुश्किल हो गई। तीसरा ये होता है हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड आ जाता है, जबकि RX जो हमारा था sp3 था। अब हम जानते हैं sp2 जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन रिच है। ये इलेक्ट्रॉन रिच, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सो sp2 होने के कारण ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है, जिसके कारण अटैक इजी नहीं होता। फोर्थ, ये न्यूक्लियोफाइल, इसमें भी 3 डबल बॉन्ड, तो इनके बीच में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन आ जाता है, एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देते हैं, इसलिए रिएक्शन नहीं होती। और लास्ट पॉइंट है, एक बार के लिए हम मान लें चलो ये बॉन्ड टूट गया। अब जैसे ये टूटा तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, और कार्बोकेटाइन जैसे इस पे बना, ये जो फिनाइल केटाइन है, दिस हैज बिकम हाईली अनस्टेबल, बहुत अनस्टेबल हो जाता है, और उसके कारण से भी ये रिएक्शन नहीं होती है। तो ये पांचों पॉइंट्स बच्चों बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सो पहली बात, क्या ये रिएक्शन करता है? हमने कहा हाँ करता है, लेकिन ड्रास्टिक कंडीशंस में, यानी अगर मैं इसको हीट कर दूं तो रिएक्शन हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। दूसरी बात, जब हमने इसको हीट कर दिया रिएक्शन हो गई। अब बात आती है कि रिएक्शन किस कंडीशन में हो रही है? सो हमें हीट करना पड़ रहा है। रिएक्शन क्यों इजीली नहीं हो रही? इन 5 रीजन से। ये सारे बच्चों क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए मैंने एक एक पॉइंट लिखा है, इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया है। अब बात आती है क्या इस रिएक्शन को इजी किया जा सकता है? ठीक है, देखते हैं। अगर मैं इसके साथ एक ऐसा ग्रुप लगा दूं जो इलेक्ट्रॉन ले रहा हो, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच होने के कारण ये पॉइंट आता है, रिपल्जन होता है, न्यूक्लियोफाइल जा नहीं सकता। एक ग्रुप ऐसा लगा दिया जो इससे इलेक्ट्रॉन लेता जा रहा है, इस पर इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो इलेक्ट्रोफाइल अब इजीली अटैक करेगा। तो अगर मैंने इसमें नाइट्रो ग्रुप लगा दिया तो जो हाई टेम्परेचर पे हो रहा था, से 623 केल्विन पे हो रहा था, वो कम हो जाएगा, 550 केल्विन पे हो जाएगा। आपने एक और नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, 450 केल्विन पे हो गया, एक और नाइट्रो ग्रुप लगा दिया। अरे भाई, इतने सारे नाइट्रो ग्रुप लगा दिए जो इलेक्ट्रॉन खींचे ही जा रहे हैं, तो रिएक्शन बस हीट किया और हो गई, इतनी जल्दी रिएक्शन हो जाती है। यानी हमने एक ग्रुप से ऐड किए और रिएक्शन हो गई। सो इस रिएक्शन को जल्दी करने के लिए क्या किया, हमने ऐसे ग्रुप लगाए जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं, वी कॉल देम एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने से रिएक्शन हो जाती है। अच्छा बच्चों, एक चीज़ बता दूं मैं इससे पहले कि भूल जाऊँ, आप लोगों के एनसीईआरटी में एक टेबल दी हुई है। टेबल में ये बताया हुआ है कि अगर हम ये रिएजेंट यूज़ करें, जैसे NaOH यूज़ करें, तो उसका OH न्यूक्लियोफाइल बन के RX से ROH बनाएगा। अगर मैं NaOR यूज़ करती हूँ तो उसका OR जो है RX से रिएक्ट करके ROR बनाएगा।
KCN यूज़ करती हूँ तो RCN बनेगा, AGCN यूज़ करते हैं तो RNC बनेगा। ये पूरी टेबल है बच्चों, एक बार उस टेबल को जरूर कर लेना, उससे आपकी बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हो जाएंगी। इसको नोट कर लो, मैं साइड में हो जाती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। और अब हम बात करते हैं इसकी और आगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो हमें ये समझ में आ गया कि केमिकल प्रॉपर्टी क्यों शो कर रहा है, इसके कारण से, किस कंडीशन में, और क्या कर सकते हैं रिएक्शन को ईजी करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है रिएक्शन विद मेटल्स, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर सोडियम और ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन करेंगे तो उस रिएक्शन का नाम क्या होगा? फिटिंग रिएक्शन। वुड्स नहीं, फिटिंग रिएक्शन, वो होगी फिटिंग रिएक्शन। तो मेटल के साथ रिएक्ट करते ही हमारे पास जो रिएक्शन आएगी वो हो जाएगी फिटिंग रिएक्शन। तो ये हमारी एक और केमिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी हेलो एल्केन्स की और हेलो एरीन्स की, आई होप वो सारी मैंने कवर कर ली है। उसके बाद अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो आपके पास जब यहाँ पे हैलाइड्स है, एक केमिकल प्रॉपर्टी आती है, आपके पास यहाँ पे हेलोजन जुड़ा हुआ है। अब इस हेलोजन में अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आप ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो देगा, क्यों देगा? क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड है और एरोमेटिक की करेक्टरिस्टिक रिएक्शन ही ESR होती है। बच्चों एक चीज़ गारंटी से दे कह रही हूँ मैं, अगर आपने ये चैप्टर ढंग से यहाँ से पढ़ लिया ना, तो मुझे लगता है सिर्फ NCERT से रिवाइज करना पड़ेगा और आपको चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। बट प्लीज़ सिंसियरिटी के साथ इस चैप्टर को पढ़ें, बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो आपने हेलो बेंजीन लिया या हेलो एरीन लिया, ARX लिया। ARX लेने से अब हम रिएक्शन करेंगे कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल आ रहे हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा ये कौन डिसाइड करता है। अगर सिर्फ बेंजीन है तो ऑल 6 पोजीशंस आर इक्विवेलेंट, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सिर्फ बेंजीन है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पे भी चला जाए एक ही बात है, ऑल पोजीशंस आर इक्विवेलेंट। लेकिन ऑलरेडी जब एक ग्रुप लग गया तो हमारे पास ये ग्रुप ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा कहलाता है, ये आप लोग सब जानते हैं। सो इलेक्ट्रोफाइल बेचारा जाएगा कहाँ, वो तो कंफ्यूज हो गया। सो इलेक्ट्रोफाइल को रास्ता कौन दिखाता है? इलेक्ट्रोफाइल को रास्ता दिखाता है ये हैलाइड। दिस हेलोजन विल शो द वे टू इलेक्ट्रोफाइल कि भाई तुझे यहाँ जाना, ये ट्रैफिक पुलिस की तरह काम कर रहा है। यानी जो ग्रुप ऑलरेडी जुड़ा हुआ है वो ग्रुप बताएगा इलेक्ट्रोफाइल भाई तुझे यहाँ जाना, ये तेरा रास्ता। सो ये जो X है, X मतलब हेलोजन, ये होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। और साथ में एक और इसकी प्रॉपर्टी होती है, ये होता है डीएक्टिवेटिंग। हटके होती है प्रॉपर्टी डीएक्टिवेटिंग। और इसका रीजन जरा मैं लिख दूं, इसका रीजन होता है -I एंड +R। बस ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। -I के कारण डीएक्टिवेटिंग हो गया, +R के कारण ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो गया। तो जैसे ही आपने कोई इलेक्ट्रोफाइल ऐड किया, इलेक्ट्रॉन जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल जाएगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन। तो एक बार के लिए 11th का क्विक रिवीजन करते हैं ESR रिएक्शन का। ESR रिएक्शन का जल्दी से बताऊंगी मैं। मान लीजिए आपने हेलोजनेशन किया, तो हेलोजनेशन होता है H2FeCl3 के साथ। हेलोजन कहाँ जाएगा? ऑर्थो पे और पैरा पे, जिसमें हमने कल बात की थी पैरा मेजर होता है। अगर आपने नाइट्रेशन किया, नाइट्रेशन के लिए क्या यूज करते हैं? कॉन्सनट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। कहाँ गया नाइट्रो ग्रुप? हेलोजन तो अपनी जगह है, नाइट्रो कहाँ जाएगा? ऑर्थो और पैरा पे। क्लियर? अगर आप इसका सल्फोनेशन कर रहे हैं कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, जिसमें से SO3 इलेक्ट्रोफाइल की तरह निकलेगा, आपके पास आ गया SO3H ऑर्थो एंड पैरा पे। अगर आपने फ्रीडरकॉफ एल्काइलेशन किया, जिसका रिएजेंट है RX एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, इलेक्ट्रोफाइल इज R+। अब मुझे मिटाना ही पड़ेगा क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है, तो वरना आप लोगों को शायद समझ में नहीं आएगा। आई होप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे आप लोग, नहीं तो रिवाइंड करके पीछे लेके ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। R एंड पैरा पे आया। यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे ही R बनता है R+ के फॉर्म में बनता है, आप जानते हैं इलेक्ट्रोफाइल है, ये R+ रीअरेंज भी हो सकता है इफ देयर इज एनी पॉसिबिलिटी टू अटेन मोर स्टेबिलिटी। तो ये रीअरेंजमेंट के बाद होता है। ये दिस रिएक्शन इज फ्रीडरकॉफ एल्काइलेशन, कल हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा एक और रिएक्शन होती है दैट इज फ्रीडरकॉफ एसाइलेशन।
उसमें हम RX की जगह RCOX यूज करते हैं विद द सेम रिएजेंट एनहाइड्रस AlCl3। क्या बना और कहाँ बना? हैलाइड तो अपनी जगह पे ही है, ऑर्थो पैरा पे एसाइल ग्रुप चला गया, उसके अलावा कोई रिएक्शन नहीं है ESR की। याद होगी, सिर्फ रिवाइज कराई है, 11th में पढ़ चुके हो, कोई बात नहीं, नहीं पता है तो इतना काफ़ी है। आपको रिएजेंट बता दिया, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा ये बता दिया। अब ध्यान से सुनिए, इसके बाद एक टॉपिक आता है सॉल्वेंट्स का। सॉल्वेंट्स मैं नहीं बताऊंगी, जस्ट टेक द रीडिंग ऑफ NCERT और DDT का बच्चों स्ट्रक्चर लर्न कर लेना। चैप्टर मेरी तरफ से ओवर होता है। इनकेस अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम है करें, लेकिन बोर्ड के लिए मैं आपको बता दूं बच्चों, NCERT के इन टेक्स्ट और बैक क्वेश्चंस जरूर कर लेना। यहाँ पे एक डिस्टिंग्विश टेस्ट मैंने जरूर बताया आपको, दैट इज ल्यूकास रिएजेंट विच इज़ यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। तो मेरी तरफ से चैप्टर ओवर होता है, आई होप आपकी तरफ से भी जल्दी से कवर हो जाए। नेक्स्ट क्लास में मैं अल्कोहल, फिनॉल और ईथर लूँगी। आप लोगों के लाइक्स मुझे बताएंगे कि बच्चों आप लोगों का वीडियो अच्छा, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है, और अगर कहीं कुछ चेंजेस हैं, कुछ कमी है, कोई चैप्टर आप करना चाहते हैं, कोई टॉपिक आप करना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दे दें एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट बच्चों। बस मुझे आपका एक छोटा सा लाइक चाहिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू ऑल, थैंक यू।